हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। सेकंड डिस्कशन आप समझ लीजिए, सेकंड डिस्कशन है या सेकंड लेक्चर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो इसको हम बोलेंगे स्टेप 2। कल हमने स्टेप 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, और आज हम स्टेप 2 पे आएंगे कि यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन के लिए आपको स्टेप 2 क्या करना है। ठीक है, कल हमने स्टेप 1 किया था डिस्कस। ठीक है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जसदीप कामरा है, मैं डायरेक्टर पल्स आईएएस जम्मू, और जिसका हेड ऑफिस दिल्ली मुखर्जी नगर में है। ठीक है, तो हमारी एकेडमी जो है ये यूपीएससी आईएएस और हमारा जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे जेएंडके में जेकेएएस का एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके कंटिन्यूटी में हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने कल अभी मैं देख रहा था कि 2 चीज़ें बोली थी कि बच्चे को ये समझ नहीं आता कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, कोचिंग अगर लेनी चाहिए तो अगर बच्चा 12th में है तो कब स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में। ठीक है, तो इसी का पहले मैं आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले बात देखिए ये है कि कोचिंग जनरली देखा गया है कि कोचिंग है क्या। जैसे कि आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में ख़ास करके जब आप 7th 8th में पहुँच जाते हो तो आप लोग ट्यूशन लगाते हो। ठीक है, ट्यूशन, कुछ होम ट्यूटर लगाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं। तो क्यों लगाते हैं ट्यूशन? जनरली देखा गया कि मैथ्स समझने के लिए, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन लगाई जाती है। जो सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये नहीं, इसकी ट्यूशन कोई नहीं लगाता है। हाँ, अगर 5th 6th में बच्चा है तो उसकी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन आजकल पेरेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब अगर बच्चा 11th 12th में है तो अगर साइंस स्ट्रीम है तो सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की तो ट्यूशन लगाएंगे ही लगाएंगे। कॉमर्स में है तो अकाउंट्स की ट्यूशन लगाएंगे, यानी कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है उसकी ट्यूशन लगाई जाती है। अब आईएएस हमारे देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है, तो इसकी ट्यूशन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से तो अगर ट्यूशन लगा लेते हो, कोचिंग ले लेते हो, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, उससे 2-3 बेनिफिट हो जाते हैं। नंबर 1, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो आपकी जल्दी क्लियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुद हर चीज़ ढूंढोगे नेट से, यूट्यूब से। ठीक है, अगर आप सीधा कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग ट्यूशन, जिसको ट्यूशन और कोचिंग एक ही चीज़ है, तो वहाँ पे आपको जल्दी सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी होंगे, वहाँ पे डायरेक्टर भी होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो इंटरेक्शन भी होएगी। नंबर 2 बेनिफिट ट्यूशन का ये है कि वहाँ पे आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सारा मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो वो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मैंने बुक्स ढूंढनी है मार्केट में जाके सिलेबस ढूंढना है, सिलेबस भी आपको सेंटर में मिल जाता है। तीसरी चीज़, आपको घर में अगर आप पढ़ते हो तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता। ठीक है, जैसे आप 12th में हो, कॉलेज में हो तो कॉलेज गए, शाम को 3 बजे घर आए, सो गए आकर, तो एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे डिसिप्लिन बन जाता है, क्योंकि कोचिंग में टेस्ट भी होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, कोचिंग हर रोज़ सिलेबस कवर होता है, और ये एक्सपेक्टेड होता है आपसे कि आप उस सिलेबस को घर जाके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो डेली बेसिस में आपको यूपीएससी कोचिंग जो आप लोगे उसका डेली बेसिस के ऊपर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, जो कि सेल्फ स्टडी में आप कर पाओ ना कर पाओ ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये तीसरा बेनिफिट है। ठीक है, 4th बेनिफिट ये है, आपके कोचिंग में आपके जो पैसे लगते हैं, अगर आप ऑफिसर बन जाते हो तो आपके तो पैसे वैसे ही वसूल हो जाते हैं। अगर आप नहीं बन पाते, भगवान ना करे, तो आप वैसे भी नॉलेज गेन इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि आपका कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर हो ही जाता है।
सपोज़ करो आपका कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता तो आपको नॉलेज काफ़ी मिल जाती है। तो अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े हो जहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, तो ये कोचिंग लेने के बाद आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाते हो कि आप सोसाइटी में जब आप कहीं किसी से बात करते हो तो पता लगता है कि बंदे को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर साइंस की बात चलेगी तो आपको डॉक्टरी जितनी नॉलेज हो जाएगी, अगर हिस्ट्री की बात चलेगी तो आपको एमए हिस्ट्री के बंदे जितनी नॉलेज हो जाएगी, अगर ज्योग्राफी की बात चलेगी तो ज्योग्राफी की सारी थ्योरीज, सारा कुछ जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपको पता रहेंगे। कहाँ पर क्या पाया जाता है एग्रीकल्चर में, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इकॉनमी की बात होगी तो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ें क्या हैं, आरबीआई का काम क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक्स को क्या करते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पीएमओ क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हैं, सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होती हैं, स्टेट सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करोगे तो आपको करंट अफेयर्स के साथ टच में रहना पड़ेगा। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की एक हैबिट पड़ जाएगी, वो हैबिट आपको पूरी उम्र रहेगी। तो वो अच्छी चीज़ है कि करंट अफेयर्स के साथ आप जुड़ जाओगे। एक और बेनिफिट होगा कि इस कोचिंग जब आप लोगे या कोचिंग की जब तैयारी करोगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, वो भी नेशनल लेवल का, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। तो जब आप न्यूज़पेपर कोई पढ़ते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे, वो भी नेशनल लेवल का, तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है, नॉलेज भी गेन होती है और आप बड़ी चीज़ें सीखते हो। ठीक है। कुल मिला के अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर होता है तो तब भी आप लाइफ में आगे जाते हो। राइट, ये चीज़ें मैं आपको बोलूँ। तो कोचिंग ली जाए या ना ली जाए, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। दूसरा क्वेश्चन कोचिंग से रिलेटेड ये है कि कोचिंग कब ली जाए। तो इसका सिंपल आंसर है कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है तो आप कोचिंग ले लीजिए, काम ख़त्म करिए। क्योंकि कोचिंग लेके आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, आपके पास लेक्चर्स भी आपको मिल लेंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते रहो। राइट, अगर आपने 10th पास की है तो आपको बहुत ज़्यादा शौक है IUPAC का, तो आप 11th में कोचिंग ले लो। ठीक है। आजकल वैसे भी जो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं सेंटर्स के द्वारा, वो 1 ईयर के फाउंडेशन कोर्स तो मिनिमम है, और जो 11th 12th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कस्टमाइज़ किया होता है, उन्होंने 2 साल का 3 साल का वो करा होता है हर एक कोचिंग सेंटर में। ठीक है। तो आप 1 साल का कोचिंग लेके 3 साल तक वहाँ पे आ जा सकते हो। 3 साल में आप 3 साल तक वहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारा आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ। तो इसका आंसर मैंने दे दिया, जितनी जल्दी हो सके आप कोचिंग ले लीजिए। आप सपोज़ करो आपको कोचिंग नहीं लेनी, पैसे नहीं है, या पेरेंट्स कहते हैं खुद ही पढ़ो, ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा आप सेल्फ स्टडी से ही करो। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है लेकिन रास्ता तो है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे पहुँचने के 2 रास्ते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है। एक नेपाल साइड से है, एक चाइना साइड से है। नेपाल साइड वाला जो है वो थोड़ा आसान है चढ़ना, चाइना साइड वाला बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। मेरे हिसाब से चाइना वाली साइड से आज तक कोई चढ़ा भी है या नहीं चढ़ा मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये वाला जो सेल्फ स्टडी वाला रास्ता है, ये नहीं मैं कहूँगा कि ये चाइना वाला रास्ता है, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के 2 रास्ते होते हैं, एक आसान होता है, एक मुश्किल होता है। तो वो सेल्फ स्टडी वाला भले ही थोड़ा मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन आप क्लियर IAS तब भी कर लोगे। बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर के लोगों ने घर बैठ के ही तैयारी की है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि कहीं IAS ऑफिसर तिहाड़ जेल में ही जेल में बंद थे, वो उन्होंने जेल में ही तैयारी की और जेल से ही IAS बन गए। ठीक है। क्योंकि उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। अब टाइम तो हर तिहाड़ जेल वाले लोगों के पास होता है, लेकिन सारे IAS नहीं करते। IAS वही करते हैं जो डिटरमाइंड हो, जो कैपेबल हों।
ठीक है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तैयारी आप घर से भी करो, हो जाएगी, कोचिंग लेके करो तब भी हो जाएगी, दोनों रास्ते अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन मैं ये सिर्फ इतनी बात आपको कह रहा था ट्यूशन वाली, कि ट्यूशन या कोचिंग से जब आप पढ़ते हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, बस यही मैं आपको कहने की कोशिश, वो भी खास करके तब जब एग्ज़ाम यूपीएससी के लेवल का है, आईएएस का एग्ज़ाम है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं लूँगा, वो ये था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये चीज़ पेरेंट्स को बड़ी परेशान करती है कि अगर नहीं हुआ आईएएस या हमारी स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ, दोनों सेम ही होते हैं, सिलेबस आजकल सेम ही है, तो फिर क्या होगा। तो उसका आंसर मैं दे देता हूँ। अगर आपका भगवान ना करे, वैसे तो हो जाता है, जो डिटरमाइंड लोग होते हैं उनका क्लियर हो जाता है, अगर वो नहीं होता बाई चांस क्लियर, तो फिर छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं सब इंस्पेक्टर लेवल के या इंस्पेक्टर लेवल के, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज लेवल के, सीजीएल, बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, ये आप जब दोगे तो आपको ये इजी लगेंगे क्योंकि आपने तैयारी आईएएस की करी हुई है, तो आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी इन एग्ज़ाम्स में। जैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है ना, तो आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी गवर्नमेंट, जिसको आपको शौक़ है। आप सपोज़ करो आपके वो कोई एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुए तो आप प्राइवेट सेक्टर में तो जा ही सकते हो, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एयरटेल, रिलायंस, इन कंपनीज़ में तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। हाँ ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कंपनीज़ में जाने के लिए आपके पास कॉमर्स की डिग्री अगर है तो वो ज़्यादा बेटर है, और वो कॉमर्स की डिग्री बीकॉम नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमबीए की। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो ज़्यादा चांस है आपका प्राइवेट सेक्टर में एंटर करने के लिए। अब एमबीए जो है वो एक मज़े की बात, ये एमबीए कोई भी कर सकता है। अगर आपने सिंपल बीए की है, आप आईएएस की तैयारी करना चाहते थे, बीए की, आप भगवान मतलब आपका बाय चांस आईएएस क्लियर नहीं हुआ, स्टेट सर्विस का भी क्लियर नहीं हुआ, तो अब आप एमबीए कर लो, 2 साल की एमबीए होती है, और वहाँ पे अगर आपका अच्छे कॉलेज से एमबीए हो जाता है तो वहीं पे इंटर्नशिप करके आप वहीं से ही कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी। वो नहीं देखते हैं कि बंदे ने बीकॉम की है या 11th-12th में कॉमर्स था या नहीं, ठीक है। अगर आपने बीएससी की है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तब भी आप एमबीए कर लो तो आपके कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका आईएएस क्लियर नहीं होता तो छोटे एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट के हैं, अगर वो भी नहीं क्लियर होते तो आपके पास कॉरपोरेट सेक्टर है, उसके लिए आपको एमबीए कर लेना चाहिए। एमबीए करके आपका कॉरपोरेट सेक्टर में एंट्री जो है वो खुल जाएगी, राइट। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने कल की डिस्कशन ख़त्म की थी कि सिलेबस भी ले लिया यूपीएससी का, और स्टेट सर्विसेज के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, बुक शॉप में जाओगे वो भी मिल जाएगा, और कुछ उसमें पिछले साल के पेपर्स भी मिल जाते हैं प्री और मेन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बुक लिस्ट, तो बुक्स कौन सी लें, ठीक है। सबसे पहले अब मैं ये बता दूं कि बुक्स हार्ड कॉपी ले लो तो वो बेटर है। सॉफ्ट कॉपी बुक्स डाउनलोड करोगे नेट से तो वो मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाएगी, पढ़ने में भी दिक्कत होती है, आंखें ख़राब होएंगी क्योंकि बार बार पढ़नी पड़ती है, हाईलाइट करने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर आप हार्ड कॉपी ले लेते हो बुक्स की तो वो बेटर रहता है, बुक शॉप में जाके, या ऑनलाइन मंगा सकते हो, वो जैसे भी आपने करना है, ठीक है। बुक्स कौन सी ले, पहले कौन सी ले, जैसे मैंने कल बताया था कि 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, सीसेट के मिला के 16-17 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अगर 600-700 रुपये की, वैसे कुछ बुक्स हज़ार रुपये की भी हैं, अगर आप एवरेज 800 रुपये की भी लगा लो तो 17-18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये रफली 12-13 हज़ार का फिगर बन जाता है, ठीक है। अब बुक्स सारी इकट्ठी लें या अलग अलग लें, तो मैं इसका आंसर आपको ये दूंगा, अलग अलग लो, इकट्ठी नहीं लेनी बुक्स कभी भी, ठीक है। एक तो आपको इकट्ठे इतने पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, दूसरा अलग अलग लोगे तो पढ़ लोगे, इकट्ठी ले लो के रख दोगे तो वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट। मतलब
एक साल इतनी सारी बुक्स देख के कोई आपको समझ नहीं आएगा, आप मैं क्या कौन सी बुक पहले पढूं, ठीक है ना। तो आप बुक्स ले कौन सी, राइट। तो बुक्स की बात करें तो वो मैंने आपको कहा था कि इस एग्ज़ाम के अंदर 13-14 सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ के। CSET तो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है ना। वो तो 33% मार्क्स लेने हैं, उसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा जनरल स्टडीज़ की, जो कि प्रीलिम्स में आता है। वैसे वो मेंस में भी आता है, लेकिन मेंस में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। प्रीलिम्स की बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की अभी। तो जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स में 13-14 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलूँगा भी ज़्यादा, करंट ज़्यादा आता है। वैसे कन्वेंशनल भी आता है, लेकिन करंट ज़्यादा आता है। एक और यहाँ पे मैं नोट बताऊँगा आपको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि साइंस की। जो वो पुरानी साइंस है ना, जो 10th लेवल की, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो बायोलॉजी, वो सब की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो होते हैं, वो फिज़िक्स के हों, वो केमिस्ट्री के हों या वो बायोलॉजी के हों, वो आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, फिज़िक्स के जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये नहीं पता, या आपको ये नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, या आपको ये नहीं पता कि ग्रेविटी क्या होती है, कंसेप्ट किसने दिया था, या आपको ये नहीं पता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या है। ये सारा कुछ आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली साइंस नहीं भी लिखी हुई आपके सिलेबस में, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। सपोज़ करो आपको प्रीलिम और मेन में कोई भी क्वेश्चन साइंस का नहीं आया, तो इंटरव्यू में पूछ लिया अगर, तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी हो जाएगी, और नंबर 2 वहाँ पे आपके जो मार्क्स कटेंगे 40-50 नंबर कट जाएंगे, जो कि 40-50 नंबर पास और फेल में डिफरेंस बना देता है। वैसे तो 1-2 नंबर भी डिफरेंस बना देते हैं, 40-50 तो बहुत ज़्यादा नंबर है। तो सिलेबस में आपके है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी खास करके जो आजकल टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो करंटली अवेलेबल हैं, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास इसके बारे में, ठीक है। रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करंट में तो हमको पता चल गया अभी क्या क्या रिसेंटली हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या रोबोटिक्स में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो, लेकिन होती क्या, कंसेप्ट पूछेगा। रोबोटिक्स कैसे काम करता है, इसका कंसेप्ट पूछेगा। लेज़र कैसे काम करती है, इसका कंसेप्ट पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ना ही तो वो फुल फॉर्म पूछेगा, कंसेप्ट जरूर पूछेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और साथ ही आपको करंट जो इन्फॉर्मेशन है उन चीज़ों के रिगार्डिंग वो सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स बोले हैं प्रीलिम्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गए 5। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये 6ठा सब्जेक्ट। ये बेसिकली ज्योग्राफी से ओवरलैप करता है। बहुत सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंट के जो हैं वो ज्योग्राफी से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, ये सारे ज्योग्राफी में भी हैं और इन्वायरमेंट में भी हैं, ठीक है। खास करके इन्वायरमेंट में जो समिट्स होती हैं वर्ल्ड ओवर में क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको खास करके इसके बारे में बहुत लेटेस्ट का जितना भी है सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बोल दिए। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो मेंस में आते हैं, जैसे एथिक्स एंड इंटेग्रिटी,
ठीक है। और एक वर्ड हिस्ट्री भी आता है, मैंने पीछे हिस्ट्री बोला था, उसमें वर्ड हिस्ट्री यहाँ पे अलग से बोल रहा हूँ, ठीक है। 8 हो गए। और एक आप इंटरनेशनल रिलेशंस, मेंस में जो है ये सिर्फ एथिक्स ही आएगा इसमें से, ठीक है, जो 7वें नंबर पे मैंने बोला एथिक्स, बाकी सारे प्रीलिम वाले हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये प्री में भी आएगा, मेन में भी आएगा। प्री यानी कि प्रीलिम्स, प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो साइंस का भी आपको जनरल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। बाकी रह गया 10वां नंबर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, और वो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में, इस यूपीएससी के फील्ड में। नेक्स्ट गवर्नेंस, ठीक है। अब गवर्नेंस जो है ये प्री में भी आते हैं क्वेश्चंस और मेंस में भी आते हैं, खास करके ये मेंस में इम्पॉर्टेंट है। मैंने मेंस के 2 सब्जेक्ट अभी तक बोले हैं, एक एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, दूसरा गवर्नेंस। गवर्नेंस में ज़्यादातर ये आएगा कि इंडिया में गवर्नेंस काम कैसे करती है, इस तरह से कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। फिर इंडियन सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी, ये जैसे सोशियोलॉजी होता है ना, सोशियोलॉजी का थोड़ा चीज़ें इसमें आएंगी इंडियन सोसाइटी के सब्जेक्ट में, ठीक है। ये भी इंडियन सोसाइटी भी मेंस में ही ज़्यादा आता है, ठीक है। देन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये पॉलिटी के अंदर भी आप कह सकते हो, गवर्नेंस के अंदर भी आप इसको मान सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि हमारे देश की जो अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे मिलिटेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखना, ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस की चीज़ें, ठीक है। हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी कैसे काम करती हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, ठीक है। कुल मिला के यही सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री मैंने बोल दिया। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड इंडिया की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये 3, और वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से मैंने बोली आपको, ठीक है। एक और सब्जेक्ट छूट गया, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री में भी आएगा, मेडिवल हिस्ट्री में भी आएगा, और मॉडर्न में थोड़ा सा कम आएगा, ज़्यादा ये एंशिएंट और मेडिवल में आता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको जो बोले, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको आएंगे। इकोनॉमी के बारे में मैंने बोला नहीं, इकोनॉमी सब्जेक्ट बोला था, इंडियन इकोनॉमी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और उसका भी आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल चीज़ें इकोनॉमी की नहीं पता होनी चाहिए, वो तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स ऐसे वाले हैं कि जिसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो इंडियन इकोनॉमी ही है, फिर इंडियन पॉलिटी भी है, ठीक है। वैसे ट्रेडिशनली इंडियन पॉलिटी ज़्यादा कन्वेंशनल ही आता है, और कुछ क्वेश्चंस करंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। देन गवर्नेंस में भी करंट अफेयर्स का चीज़ें आती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस तो टोटली करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। देन करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो तो होता ही करंट अफेयर्स में है, ठीक है। अब कोई वो सब्जेक्ट जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे हिस्ट्री, ये नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोई हड़प्पा की कोई साइट अभी नई न्यू एक्सकेवेट हुई हो, तो वो करंट अफेयर में आ जाएगा। अदरवाइज सारी की सारी हिस्ट्री ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ही है, करंट बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी जो है ये भी ज़्यादा कन्वेंशनल ही है, इसमें ज़्यादा करंट के क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड होती है ये, ठीक है। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वॉल्केनोज कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं ये साइट्स इनकी वर्ल्ड में और इंडिया में खास करके, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया में कहाँ कहाँ पाए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में आएंगी। अब रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन IAS।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा नाम है इसका। ये भी बिल्कुल आपको करंट ही आता है, ठीक है। तो इसको टफ भी माना जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, और करंट बेस्ड भी है ये इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। रही बात इनकी बुक्स की, प्री की बात कर रहा हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक्स का। अब आप देखिए, अब आपने पढ़ना है, जो कि आपका मेन कंसर्न है, तो कहाँ से पढ़ा जाए। अगर आप कोचिंग लगाते हो तो कोचिंग में तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आपकी टेंशन ख़त्म, आपको सीधा नोट्स मिल गए और काम खत्म, ठीक है। नोट्स के साथ भी कभी बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, नोट्स के साथ भी बुक्स लेनी पड़ेंगी आपको, ये मैं बता दूँ, ठीक है। बट नोट्स में ये होगा कि टू द पॉइंट होते हैं वो, और आपको ये जो होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको इधर उधर बुक्स खोजने की और बुक्स में चीज़ें खोजने की इतनी वो नहीं होगी, ठीक है। बुक्स ज़्यादातर जो होती हैं वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं बनी होती हैं। बुक्स जो होती हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं। आजकल की डेट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं यूपीएससी के हिसाब से, बट उनमें कुछ कईयों में बहुत सारे इश्यूज भी हैं। अब मैं बुक्स के बारे में बात करता हूँ। तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पढ़ने के लिए, इनके कंसेप्ट्स जानने के लिए, इनके फैक्ट्स जानने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं? स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब मैं ये आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स, ओके। दो तरह की मार्केट में बुक्स आपको मिलेंगी, एक तो टेक्स्ट बुक्स और दूसरी टेक्स्ट बुक्स से बनाई हुई शॉर्टकट बुक्स। जो शॉर्टकट बुक्स होंगी वो आपको बड़ी अपीलिंग लगेंगी, शॉपकीपर भी आपको बोलेगा कि ये वाली ले लो, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि एक तो वो उसमें मिस्टेक्स बड़ी होती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, कई बारी उनमें गलत इन्फॉर्मेशन होती है, और गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप मगअप कर लोगे तो आप जाके एग्ज़ाम में भी वही इन्फॉर्मेशन लिख दोगे, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में एटलीस्ट इन बुक्स को आपने अवॉइड करना है, जो शॉर्टकट बुक्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये शॉर्टकट बुक्स किस तरह की होती हैं। शॉर्टकट बुक्स होती हैं कि जिसमें लिखा होता है कि हिस्ट्री इन 30 डेज़, टोटल हिस्ट्री पैकेज इन 60 डेज़, इस तरह की बुक्स। ज्योग्राफी इन 60 आवर्स, ज्योग्राफी इन 20 आवर्स, मतलब ऐसे 20 आवर्स तो बड़े कम हो गए, ज्योग्राफी इन 180 आवर्स, ठीक है। इस तरह की, या 180 डेज़ या 60 डेज़, इस तरह के जो टॉपिक्स वाली बुक्स होती हैं ये शॉर्टकट बुक्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर आपने स्टार्टिंग में नहीं जाना है। बाद में आप, मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि बाद में जा सकते हैं। हाँ, बाद में जा सकते हो, जब आपने पूरी तैयारी कर ली हो तब आप जा सकते हो रिवीजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि तब अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ से पढ़ लोगे ना, आप उसको पकड़ लोगे कि ये तो गलत है, इसको मैं इग्नोर करूँगा। ये वाली बुक्स रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम सर पे है और आप रिवीजन कर लो तब ठीक है। वैसे तो इन बुक्स को टोटली अवॉइड करो तो वो बेस्ट है, टोटली अवॉइड करो तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो आपको पढ़नी है टेक्स्ट बुक्स। अब ये टेक्स्ट बुक कौन सी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं जी जो एक सब्जेक्ट को बेसिक से स्टार्ट करती हैं और उसका एंड करती हैं। जैसे एक बिपिन चंद्र, मैं अभी नाम बुक्स के नाम अगर लूँगा तो फिर ये वीडियो में कुछ कॉपीराइट इश्यूज भी आ जाते हैं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा बुक लिस्ट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बिपिन चंद्रा की जो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, या एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है, रमेश सिंह जैसे इकोनॉमी की बुक है, नितिन सिंघानिया जैसे इसकी आर्ट एंड कल्चर की बुक है, ठीक है। तो
ये बुक्स जो हैं ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है ना। मैग्रा हिल कंपनी की जो बुक्स हैं ये अच्छी बुक्स होती है इनकी, ठीक है। तो इसलिए ये बुक्स रिलायबल हैं, ठीक है। इनको आप पढ़िए, अब खुद पता चल जाएगा इनमें ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होएगी ना कुछ इस तरह का इशू होगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स। हाँ, माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक्स इनमें भी होती है, जैसे लक्ष्मीकांत में भी मिस्टेक्स होती हैं कई बारी, लेकिन वो हर जगह होती है, वो तो एनसीईआरटीज़ में भी मिस्टेक्स होती है, तो उसका कोई इलाज है नहीं है। लेकिन ये ब्लंडर्स नहीं होते बड़े बड़े के, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब रही बात, इन बुक्स को आप पढ़िए स्टार्टिंग में। अब इनको कितनी बारी पढ़ना पड़ेगा? 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन इतनी समझ में नहीं आएंगी कि आप एग्ज़ाम दे पाओ यूपीएससी का। तो एटलीस्ट इन बुक्स को आप 3-4 रीडिंग दोगे तब जाके काम बनेगा। देखो, अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ही पूरी बुक ग्रैस्प कर ली है, सारे कंसेप्ट्स गेन कर लिए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी लर्न कर ली है, तो तीसरी रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने चौथी रीडिंग में भी आपको पूरी बुक ग्रैस्प नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो फिर 5वीं 6ठी रीडिंग भी देनी पड़ेगी, राइट। ये इसको मैं नंबर ऑफ़ रीडिंग्स कितनी चाहिए ये मैं अभी आपको बता रहा था। नेक्स्ट ये है एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ जो हैं इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान थोड़ा कम है, लेकिन नुकसान है। नुकसान इसमें है कि जनरली 6th क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है और 12th तक चलती है। फ़ायदा ये है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर, और 6th की पढ़ोगे, फिर 7th की पढ़ोगे, फिर 8th की पढ़ोगे, फिर 9th की, फिर 10th की, फिर कई बार 11th 12th की भी पढ़नी पड़ती है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है, 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सात होगी एक सब्जेक्ट की। 4 सब्जेक्ट लगा लो तो कितनी हो जाएंगी? 7 होगी, 7 4 लगा लो आप, ठीक है। तो इतनी बुक्स जब आप पढ़ोगे, 25-30 बुक्स जब आप पढ़ोगे सिर्फ एनसीईआरटीज़, तो वो ना आपके दिमाग में एक खिचड़ी सी पक जाएगी, और दूसरा आपका टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। एनसीईआरटीज़ पढ़ते पढ़ते अगर 6 से लेकर 12 तक ही आपने पढ़नी है और साथ में कॉलेज भी करना है अपना अटेंड, तो सच मानो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। अगर 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी रीडिंग ख़त्म की तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, उसका क्या फ़ायदा। फ़ायदा तभी है जब रिलीजियसली आप उस बुक को पढ़ो, यानी कि बिटवीन द लाइंस पढ़ो, यानी कि वो बुक्स के कंसेप्ट आपको लर्न भी हो रहे, आपको कंसेप्ट समझ भी आ रहे हैं और फैक्ट्स याद भी हो रहे हैं। फैक्ट कोई याद नहीं हुआ आपको, आप आगे चलते गए 6th क्लास से 7th क्लास में पहुंच गए, 7th से 8th में, 8th में 9th में, 12th तक पढ़ ली ज्योग्राफी, लेकिन आपको ये नहीं याद रहा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, कौन सी आपकी केरला में है, कौन सी JNK में है और कौन सी कहाँ पर है, ये याद नहीं हुआ आपसे। और पढ़ आपने 6 से लेकर 12 तक सारी ली, आपको ये याद नहीं हुआ कि अर्थक्वेक वॉल्केनो कैसे आते हैं, आपको ये याद नहीं हुआ एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, आपको ये याद नहीं हुआ अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, आपको ये याद नहीं हुआ कि सॉइल कितनी तरह की होती है। तो फिर आप 12 तक पढ़ भी लोगे बुक्स, तो याद नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या। फिर वापस 6th पे आना पड़ेगा, फिर 12 तक पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस 6th पे आना पड़ेगा, फिर 12 तक पढ़ना पड़ेगा, तो ये साइकिल तो कभी एंड नहीं होगा, राइट। इसलिए अगर आपने पढ़ना है तो हर चीज़ को याद रखना है, फिर चाहे 1-2 रीडिंग दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर याद ही नहीं हो रहा तो 10 रीडिंग दे दो तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं ना है जब तक याद नहीं होगा। सिर्फ पढ़ते जाना उसका कोई बेनिफिट नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा उससे। लर्न करने से चीज़ों को और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरी बात याद रखना ये।
क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक स्टेज नहीं है, पहले प्रीलिम्स हैं, फिर मेंस हैं, फिर इंटरव्यू है, फिर जाकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी। ठीक है, और वो भी अगर IAS IPS आप सपने देख रहे हो बनने के, तो पहले 100 या 200 में आना पड़ेगा। राइट, तो ये मैंने बात की बुक्स की, मैंने आपको पहले टेक्स्ट बुक्स बताई, फिर NCERTs का भी सारा कुछ बता दिया। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि NCERTs कौन कौन सी पढ़नी है, सारी ना भी पढ़ो तो चलेगा, कौन कौन सी NCERTs पढ़नी है। ठीक है, दूसरी हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से जनरल स्टडीज़ में सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि उनके क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ में प्रीलिम्स में ज़्यादा आते हैं। अभी हम मेंस की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्या हिस्ट्री के आते हैं, क्या ज्योग्राफी के आते हैं, क्या इन्वायरमेंट के आते हैं, क्या इकोनॉमी के आते हैं, और अगर आते हैं तो कितने कितने आते हैं इन सब्जेक्ट्स के, इसको भी हम कल देखेंगे। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस का हम देखेंगे। ये कल का भी जो वीडियो होगा वो स्टेप 3 होगा, आज हमने स्टेप 2 डिस्कस किया है। ठीक है, तो यही कह के लगभग 38 मिनट की वीडियो हो चुकी है। यही कह के मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन एक बारी दोबारा दे देता हूँ। मेरा नाम जसदीप कामरा है, मैं डायरेक्टर पल्स IAS जम्मू का हूँ, और हमारा जो एकेडमी है ये गांधीनगर हॉस्पिटल रोड पर है। ठीक है, नियर खौब शोरूम, मेन रोड पर जो हॉस्पिटल रोड है। ठीक है, वहाँ पर ये एकेडमी है। और मैं अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बोल देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कॉल। ठीक है, तो नंबर मैं बोल देता हूँ 9596662695। दोबारा से बोल देता हूँ 9596662695। ठीक है जी, ये कह के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू।